जय हिंद दोस्तों, आज आपको 13 नए बैंकिंग रूल बताने वाले हैं जो हर एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को प्रभावित करेंगे। और वो भी दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर, पेमेंट्स बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आप लोगों को इन रूल्स को जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आजकल एटीएम का जमाना नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ कैशलेस हो चुका है, डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन चुका है। आपको याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम कब एटीएम में कार्ड लगा करके आपने कैश निकाला था, लेकिन कई बार इमरजेंसी के अंदर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आजकल बहुत तरह के बैंक्स हैं जो आपके एटीएम के अंदर जाकर के वहां पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और यूपीआई के माध्यम से कैश निकाल सकते हैं। दोस्तों पहले जब ये कैश निकालते थे तो इसकी कोई लिमिट नहीं थी, जितनी बार मर्जी निकालिए। और आप जब एटीएम कार्ड से जाकर एटीएम से कैश निकालते हैं उसकी लिमिट होती थी। तो दोस्तों कैश अब विड्रॉ करेंगे अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड के स्कैन के थ्रू, तब आपकी ये दोस्तों मंथली फ्री लिमिट के अंदर काउंट हो जाने वाला है। आप विड्रॉ करेंगे तो आप 5 ही विड्रॉ कर सकते थे। आप लोगों को पता होगा कि आप अपने ही बैंक के एटीएम में जाएंगे तो एक महीने के अंदर 5 बार आप एटीएम से कैश निकाल सकते थे और यूपीआई से जितनी बार मर्जी निकालिए। लेकिन अब यूपीआई प्लस उस कार्ड के माध्यम से दोनों को मिलाकर के ही 5 लिमिट दी गई है। दोस्तों छठी बार अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये देखिए आप लोगों के लिए एक राहत की खबर नहीं है क्योंकि यूपीआई आजकल डिपेंडेंसी हो गई है, हर एक व्यक्ति यूपीआई के ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो किसी अदर बैंक में जाते हैं दोस्तों तो वहां पर 5 की जगह 3 लिमिट दी जाती है मेट्रो सिटी के अंदर, और नॉन मेट्रो सिटी में 5 लिमिट्स दी जाती है। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। अब दोस्तों कैश का इस्तेमाल आज भी हर एक घर में, 8 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो रहा है। कैश के अंदर आपको दोस्तों प्रॉपर्टी में भी देना पड़ता है, अगर आपको टैक्स से बचना है तो भी कैश के अंदर लेन देन करना पड़ता है। तो कैश की रिपोर्टिंग दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। पहले आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते थे तो आपको वहां पे पैन नंबर आपका मांग लिया जाता था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों आपकी इन ट्रांजैक्शंस को बहुत करीबी से ही देखता है। पैन कार्ड का यूज किया जाता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है दोस्तों, एक लिमिट से अगर आप ट्रांजैक्शंस क्रॉस करते हैं और आपके पैन कार्ड के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे आप कैश जमा करवाएं चाहे आप कैश निकालें, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, चाहे दोस्तों एक बार में जमा करा दें या निकाल दें, चाहे एक एक करके 2-2 करके पूरे साल के अंदर मान लीजिए आपका ये 10 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो उस बैंक वाले की जिम्मेदारी लगा दी है इनकम टैक्स वालों ने कि आप ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे। फिर हम देखेंगे किस व्यक्ति ने कैश कहां से निकाला था, कहां पे यूज किया था। तो दोस्तों कैश के अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं कैश में 1 लाख से ज्यादा का, एफडी कराते हैं 2 लाख से ज्यादा की, हालांकि ऑनलाइन के अंदर ये 10 लाख रुपए है और एफडी की लिमिट भी 10 लाख है, लेकिन कैश के अंदर लिमिट कम है। रियल स्टेट दोस्तों मैंने बताया प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना तो 70 से 80 लाख रुपए तो आपको उसको कैश के अंदर देना पड़ता है। तो रियल स्टेट में ऑन रिकॉर्ड अलाउड नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस चलती हैं। 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से कैश आप ले लेते हैं तो लेने वाले पर बराबर अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। आपने मान लीजिए कोई 15 लाख की कार लेनी है, एक डीलर को जाकर के बोलिएगा कि मैं कैश के अंदर पैसे दूंगा तो वो मना कर देगा क्योंकि उसको पेनल्टी लग जाएगी। तो कैश को डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल और यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति करता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो जो एक्स हो गया है, चाहे लिंक्डइन हो, बहुत तरह की आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अंदर आप बना करके रखते हैं और अच्छी अच्छी फोटोज और अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल आप अपना लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर होती थी कि वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट इनकम टैक्स से मांग सकता है, आपके ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है। अब दोस्तों क्या होगा, आपके सोशल मीडिया का एक्सेस ये कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है दोस्तों, उसने सिर्फ 5 लाख रुपए की, पिछली बार मान लीजिए 7 लाख रुपए की आईटीआर भरी और 4 फॉरेन ट्रिप जाकर के आ गया, वो विदेश जाकर के आ गया, यूएसए में जा रहा है, घूम रहा है, कार लेके आ रहा है, बीएमडब्ल्यू, ऑनलाइन माहौल बना रहा है पूरा। तो दोस्तों अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इतना फर्क क्यों आया है, ताकि आप लोगों को नोटिस भेज के आपकी इनकम का, आपके खर्चों का, आपके इन्वेस्टमेंट का प्रूफ पूछा जा सके। दोस्तों बीएसबीडी इंडिया के अंदर मैंने बताया था हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन यहां पर अभी भी बहुत तरह के जो बैंक्स होते हैं दोस्तों अभी भी आपके चार्ज लगा रहे हैं। 4-5 बैंक्स हैं जो जीरो बैलेंस का आपको अकाउंट देते हैं। अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो दोस्तों आपकी पावर को बढ़ा दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस को घटा दिया गया है, अब आप अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एटीएम कार्ड फ्री में मिलेगा और उसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। चेकबुक फ्री के अंदर मिलेगी दोस्तों, डिजिटल पेमेंट फ्री में कर सकते हैं, एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आरबीआई ने डायरेक्शन दी है
इन जीरो बैलेंस वालों को आप बगार मत समझिए, इनको भी अच्छे से सर्विस दीजिए। यूलिप दोस्तों यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, आपका ये इंश्योरेंस प्लान है और कुछ आपको मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलता है। तो अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, जो पहले इनकम टैक्स का सेक्शन 1010D होता था, उसके अंदर दोस्तों कैपिटल असेस्ट मान के यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, हेजिंग, इन तौर पर आप काम करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा खतरनाक सेक्शन है दोस्तों जो लोगों का फ्यूचर खराब कर देता है और किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है। हालांकि आप कमाई करेंगे तो आपको इनकम टैक्स देना है, लेकिन कमाई करें या ना करें, जब फ्यूचर खरीदेंगे तब आपको ब्रोकरेज, दलाली, बहुत सारे खर्चे देने पड़ते हैं और बेचेंगे जब भी खर्चे देने पड़ते हैं। तो आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, लेकिन सरकार को, उनके ब्रोकर्स को, उनको तो टैक्स बहुत तरह का मिल रहा है। तो यहां पर एक STT लगा करता था दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए 10,000 के एक ट्रांजेक्शन पर पहले 10 रुपए लगते थे, अब फॉर एग्जांपल 15 रुपए लगेंगे। तो अब आपका यहाँ पे खर्चा बढ़ जाने वाला है। डिजिटल फ्रॉड दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बुजुर्गों के साथ, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, उसका पैसा, उसका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो 1 जुलाई 2026 से दोस्तों यहाँ पर कस्टमर फ्रेंडली रूल बनाया गया है। डिजिटल फ्रॉड किसी के साथ होता है 50,000 रुपए तक का, तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 25,000 रुपए का आप कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन यही है, 5 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम में एक बार ही आपको ये मिलने वाला है। आप बोलेंगे कि सर आज फ्रॉड हो गया, महीने बाद फिर फ्रॉड हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपके पेन बेस होगा या जिस तरह से भी आपकी UPI आपको साइबर फ्रॉड के अंदर, या आप 1930 में उस बैंक की वेबसाइट पर NPCI के अंदर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग लोन ले लेते हैं, उसको बाद में भर नहीं पाते हैं उसकी EMI और किस्त को। बाद में क्या होता है, प्राइवेट स्पेशली जो भी NBFC वगैरह है, उनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, अब्यूजिव बिहेवियर होता है उनका और आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके घर के बाहर आकर के चिल्लाते हैं, आपके रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस को बता देते हैं कि ये तो इतना डिफॉल्टर बंदा है। तो अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ चुकी है, कोई हरासमेंट आपको नहीं कर सकता है। सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपके पास ना तो विजिट कर सकते हैं, ना ही आपको कॉल कर सकते हैं। ऐसा कोई करता है तो वो जिस बैंक का या जिस NBFC का वो एजेंट है, उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल ये बना दिया गया है। इसके बाद में नॉमिनी, आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, RD, सुकन्या, PPF, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पैसा लगाते हैं दोस्तों, वहां पर आपको नॉमिनी का ऑप्शन पूछा जाता है। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको मैंडेटरी रूप से ये करना पड़ता है, क्योंकि कल को उस व्यक्ति की कुछ मृत्यु हो जाती है तो जितना भी पैसा था वो सारा का सारा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। हालांकि वो नॉमिनी उस अकाउंट का मालिक नहीं बनता, क्योंकि उसके लीगल हेयर उत्तराधिकारी को पैसा जाता है। लेकिन एक बार वहां बैंक से तो पैसा निकल जाएगा ना, आपके कोर्ट कचहरी, लीगली आपके फॉर्मेलिटी बहुत कम हो जाएगी। एक व्यक्ति था, उसके मदर थे, उनका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट था और उनके मदर एक्सपायर हो गए, उनका नॉमिनी ऐड नहीं था। अब पोस्ट ऑफिस वाले क्या कह रहे हैं, 2 जनों की ITR लेके आओ, उनका आधार कार्ड लेके आओ, उनका एफिडेविट लेके आओ। ऐसे कौन किसी को ITR देता है? तो इन चीजों से बचने के लिए दोस्तों पहले आप 1 नॉमिनी अलाउड था पहले, अब आप 4 नॉमिनी तक अलाउ कर सकते हो। उनका अलग अलग रेशियो दे सकते हो। मान लीजिए आपने बोल दिया 10% इसका, 20 इसका, 30 इसका और यहाँ पे 30, 40, 30, 60 और 40 इसका। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इतना इतना नॉमिनेशन इनको मिलेगा। तो अब आप लोगों को नॉमिनेशन 4 तक अलाउड हो गए हैं। KYC दोस्तों क्या होता है, नो योर कस्टमर। हर बैंक के अंदर आपका सेविंग करंट अकाउंट के अंदर आपको री KYC करवानी पड़ती है, जो कब तक हो सकती है वो दोस्तों आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होती है। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद होती है। सिर्फ और सिर्फ आपका एड्रेस चेंज है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो KYC को एक्सपेंड कर दिया गया है। अगर माइनर के अकाउंट को यहां पर दोस्तों फ्रीज नहीं किया जा सकता सिर्फ और सिर्फ KYC के चक्कर में। इसके अलावा प्री क्लोजर, बहुत सारे लोग हैं मजबूरी में लोन लेते हैं और बाद में उनके पास पैसा आ जाता है, तो उसको भरने के लिए आप लोग बैंक में जाते हैं तो वो बोलते हैं 2%, 3%, 4% हम चार्ज लेंगे। तो दोस्तों अब कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आप लोगों को नहीं देंगे। अगर आपने फ्लोटिंग लोन ले रखा था, पर्सनल हो, होम हो, कार लोन हो, तो फोर क्लोजर चार्जेस, प्री पेमेंट पेनल्टी अब आपको नहीं देनी है। आप RBI के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। ATM के अंदर दोस्तों पैसा निकालने के लिए गए, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस फेल्ड हो गई और अकाउंट से पैसा कट गया, तो आप लोगों को उस बैंक को इमीडिएट संपर्क करके कंप्लेन करनी है। 5 दिन के अंदर अंदर उनको आपका पैसा वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते हैं तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। ट्रांजैक्शंस फेलियर्स को दोस्तों रिवर्स करना उनको पड़ेगा।
अब दोस्तों आपने सुना होगा कि सर मेरे पास एक फोन आया था, मैंने ओटीपी दे दिया और मेरा खाता खाली हो गया। तो ये जो ओटीपी वाले जो ट्रांजैक्शंस है, ऑथेंटिकेशन है, ये दोस्तों अब बंद होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप बेस्ड अप्रूवल आने वाला है। जो साइबर क्रिमिनल होते हैं दोस्तों, फिशिंग की सहायता से अपना ओटीपी अपने आप ही उठा लेते हैं। वो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये चीज आ जाती है तो आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या सजेशन दूंगा, एटीएम से जब भी यूपीआई से पैसे निकाले तो आप अपनी 5 लिमिट को ध्यान रखें। डिजिटल और सोशल मीडिया के अंदर अपना लाइफ आईटीआर जो भर रहे हैं उसी के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल ऑनलाइन दिखाएं। आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें। फ्रॉड हो गया तो उसको 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करें। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26 चेक करें। प्रॉपर आप अपनी आईटीआर वगैरह भरें। दोस्तों आपके पर्सनल सीए होने चाहिए जिनसे आप कोई भी लेन देन करने से पहले पूछ सकें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमारी पर्सनल सेवाएं ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। इसको हर एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है और इतने सारे नए रूल उनके ऊपर लागू हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।